नमस्कार। यूजी स्टैटिस्टिक्स टीचिंग के इस हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूजी स्टैट प्लेलिस्ट 6 में, जो कि स्पेशली हम बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि चैनल पे और भी फील्ड के लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियोस पड़े हुए हैं और डाले जाएंगे इन नियर फ्यूचर। आज जो हम चीज आपको लेकर के आए हुए हैं वह है कि इफ यू आर हैविंग अ बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल। प्रीवियसली हमने आपको रैंडम वेरिएबल की बात करी थी। अब हम प्रीवियसली हमने वेरिएबल की बात करी थी, अब हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल है, बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल है की सिचुएशन है, तो आप कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, रिग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और मूलतः मैं इसमें एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से शुरू करूंगा। ये पहला एग्जांपल है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होगा। फिर हम एक दो और तरीके बताएंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, और कुछ टेक्निक्स बताएंगे कैसे हम एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जबकि हमारे पास बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल दिया गया हो, स्पेशली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो आज हम डिस्क्रीट का केस लेकर के चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और पुनः हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। तो हम एक एग्जांपल कंसीडर ले रहे हैं कि लेट अस कंसीडर फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। मैं अभी इसको कह रहा हूं कि ये वेरिएबल एक्स वाई का फंक्शन है। हाँ, एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। अब फंक्शन एक तरह का रिलेशनशिप होता है वेरिएबल और डिफिनीशन के बीच में। हाँ, तो वेरिएबल और वेरिएबल पे अगर कोई आपने डिफिनीशन बनाई हुई हो तो उस डिफिनीशन से उस वेरिएबल से जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है जिसको डिनोट किया गया है एफ अक्षर से, स्मॉल एफ अक्षर से, और या दो वेरिएबल एक्स वाई का फंक्शन बनाया गया है, इसलिए इसके सफिक्स पे एक्स वाई लिखा गया है। ये सफिक्स पे क्यों लिखा गया है, इसका कुछ स्पेशल कारण है, वो हम बताएंगे। क्योंकि इस फंक्शन से हम कई सारे फंक्शन बना सकते हैं। अब अगर आप उस हर जो भी नए फंक्शन इससे बनाएंगे उनका भी नोटेशन अगर आप एफ रखते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि ये जो एफ है वो किसके लिए है। और अगर आप इस फंक्शन का नोटेशन इसके अलग अलग टुकड़ों के लिए अलग अलग फंक्शन जो बनाएंगे उसके लिए अलग अलग नोटेशन लेते हैं तो सफिक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन है, ये कुछ वैल्यू ले रहा है और ये कुल 3 वैल्यूज ले रहा है, एक 1/8, 1/4 और 0। अब ये कौन सी वैल्यू कब ले, क्या किस सिचुएशन में लेगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। अब ये पूछा गया है आपसे कि क्या ये फंक्शन एफ एक्स वाई या यूनिवेरिएट फंक्शन है या बाई वेरिएट फंक्शन है, पहली चीज। दूसरी भी चीज कि फंक्शन डिस्क्रीट फंक्शन है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। और तीसरी चीज, क्या हम इस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह सकते हैं। चौथी चीज कि अगर ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो हमको इस फंक्शन से केवल x वेरिएबल का फंक्शन बताइए और इस फंक्शन से केवल y वेरिएबल का फंक्शन बताइए। मीन्स इन दोनों वेरिएबल के यूनिवेरिएट फंक्शन बताइए। हाँ, अगर ये आपके प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल फंक्शन। और उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये सारे टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद ये भी पूछा गया है कि क्या एक्स वाई इंडिपेंडेंट हैं। तो हम एक एक करके इस क्वेश्चंस पे आएंगे। आगे हर क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे ताकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े। और चूंकि पीपीटी में टाइम लगता है इसलिए मैंने ये वर्ड का सहारा लिया है।
आपको इस टीचिंग के लिए। तो पहला क्वेश्चन, इज फंक्शन एफ एक्स वाई इज यूनिवेरिएट और वाई वेरिएट फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर हमको केवल एक वेरिएबल रखने से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से मिल जाए तो उसको हम कहेंगे यूनिवेरिएट फंक्शन। जैसे अगर कोई कहे एफ एक्स वाई, हाँ, एफ एक्स वाई इन ब्रैकेट 2, तो हम केवल x की एक वैल्यू रख रहे हैं 2। अब हम एफ एक्स वाई की वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो संभव नहीं है। हम एफ एक्स इस फंक्शन एफ की वैल्यू तभी जान पाएंगे जब हम x की भी वैल्यू रखें, y की भी रखें। तो जैसे अगर हमने यहां लिख दिया x बराबर 4, y बराबर 2, तो क्या हो गया कि हमको एफ फंक्शन एफ की वैल्यू चाहिए 2, 4 और 2 पर, या अगर मैंने 2, 4 कहा है तो 2 एंड 4 पर। अब हम इसमें जाएंगे, देखेंगे कि एक्स वाई 2 और 4 कहाँ है। तो 2 और 4 न तो इसमें है न तो इसमें है, तो यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 2, 4 यहाँ बिलोंग करता है एक्स वाई, इसलिए फंक्शन की वैल्यू 0। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू हम तभी पाएंगे जब हमको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू देनी पड़े, और इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन बाई वेरिएट फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फंक्शन डिस्क्रीट फंक्शन है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यूज ले रहा है, इसका एक रेंज स्पेस होता है। इसका रेंज स्पेस 2 डायमेंशनल स्पे आर स्क्वायर जिसे आप कहते हैं 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है। और उस 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में इन्फिनाइट पेयर है। और ये फंक्शन जो वैल्यू हमको दे रहा है वो केवल फाइनाइट पेयर पे दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। और बाकी जितने भी पेयर्स हैं हमारे यूक्लिडियन स्पेस 2 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस के, उन सब जगह हमारा फंक्शन 0 दे रहा है। तो अगर किसी फंक्शन का रेंज स्पेस जिसमें कि उस फंक्शन की वैल्यू मिल रही है काउंटेबल हो, आप गिन के बता सको कि कितने पॉइंट्स पर या उसके कितने पॉइंट्स पर हमको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, तब हम उस फंक्शन को बोलते हैं डिस्क्रीट फंक्शन। लेकिन अगर आप न बता पाओ कि कितने पे मिल रही है, तब हम कहेंगे कि ये नॉन काउंटेबल पॉइंट्स है जिसमें कि ये फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और इसके लिए हमने यूनिवेरिएट रैंडम सैंपल स्पेस अपने वीडियो चैनल पे दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेलिस्ट में। तो वहां से जाकर के आप सैंपल स्पेस के लिए मैंने इसे समझाया हुआ है, आप वहां से इसे ज्यादा क्लियर से और समझ सकते हैं। तो इन नटसेल आपको क्या रखना है याद, कि आपको रेंज देखना है। अगर रेंज में काउंटेबल पॉइंट्स पर आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, या काउंटेबली नॉन काउंटेबली इनफाइनाइट और पे नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स पे मिल रही हो, ये भी मैंने उस वीडियो में समझाया है इसका मतलब क्या है, तो भी हम कहते हैं कि फंक्शन डिस्क्रीट है। तो चूंकि ये 5 पॉइंट है जिसमें कि फंक्शन वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये फंक्शन डिस्क्रीट है। तो सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हो गया कि फंक्शन इज डिस्क्रीट फंक्शन। अभी तक हम केवल ये कह पाए हैं कि ये फंक्शन एक डिस्क्रीट फंक्शन है और बाइवेरिएट फंक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये फंक्शन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ज्वाइंट इसलिए कि दो वेरिएबल है तो हम ज्वाइंट कहेंगे। तो क्या ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो अब चूंकि ये फंक्शन डिस्क्रीट है, तो अब किसी भी फंक्शन के प्रोबेबिलिटी फंक्शन होने के लिए दो शर्तें होती हैं। अगर वो फंक्शन उन दो शर्तों को क्वालिफाई करता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अदरवाइज ये मैथमेटिकल फंक्शन है। वो दो शर्तें क्या है, कि फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिले, और इन पर्टिकुलर अगर आपका फंक्शन डिस्क्रीट है तो वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू दे।
और दूसरा है कि जितने भी रेंज स्पेस में जितने भी पॉइंट हैं, उस फंक्शन के हर पॉइंट पर अगर वैल्यू निकाल करके आप सम करो तो सम 1 आ जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई फंक्शन क्वालिटी लिए हुए है तो हम कहते हैं कि यह डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। डिस्क्रीट शब्द इसलिए लगाते हैं क्योंकि काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे वो हमको फंक्शन की वैल्यू दे रहा है। अब आइए चेक करते हैं इस फंक्शन को। तो पहला हमने देखा कि एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 और -1 पे क्या है, 0 और -1 पे, तो 1/8। अगर यहाँ 0 और 1 रख दें तो 1/8। अगर यहाँ पे हम 0 और 0 रख दें तो 0। अगर यहाँ 0.5 0.2 रख दें तो 0। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें का इसके रेंज स्पेस का कोई भी पेयर लेंगे टू डायमेंशनल स्पेस से, तो वो या तो 1/8 देगा, या तो 1/4 देगा, या तो 0 देगा। इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के इससे बड़ी या बराबर है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 है। दूसरी शर्त है कि ये 5 नहीं हो सकता। अगर डिस्क्रीट है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब इसकी वैल्यू 5 नहीं हो सकती, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो हो सकती है। तो इसका सम 1 होना चाहिए। अब सम 1 तभी होगा जब इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करे, ये लॉजिकल है। तो अब सम के लिए हमने इसको कैसे सम करते हैं, चूंकि आप अभी न्यू कमर हैं तो इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा कि इसको सम कैसे करते हैं बाईवेरिएट फंक्शन को। तो जब आपको बाईवेरिएट फंक्शन को ओवर द होल रेंज सम करना होता है, दोनों वेरिएबल के रेंज पर, मतलब कि पेयर ऑफ पॉइंट्स पर, तो हमने लिखा डबल समेशन एफ एक्स वाई एक्स वाई। अब ये हमारा जो सम है वो वेरी करेगा दो वेरिएबल्स पर, एक y पर और एक x पर। y हमारा 3 वैल्यू ले रहा है जिसपे कि हमको वैल्यू मिल रही है। हालांकि y की -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है, लेकिन बहुत सारे जगहों पर 0 मिलेगी। लेकिन y की वैल्यू हमको, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल कब है, जबकि y 1 हो, -1 हो या 0 हो। तो मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है -1 to 1। आप यहाँ पे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जब आप इसकी वैल्यूज रखेंगे, चूंकि ये डिस्क्रीट पॉइंट पे ही दे रहा है, इसलिए हम लोग जहां जहां मिलने की उम्मीद रहती है वही लिखते हैं। सिमिलरली x को लिखा 0 to 1। क्यों लिखा, क्योंकि x यहाँ पे जो हमारा फंक्शन ये जो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है ग्रेटर देन 0, x के लिए 0 और 1 पे ही ले रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसके बाद हम इस समेशन को एक्सपेंड कर देंगे, तो ये 3 बार ये फंक्शन ऐड हो जाएगा। जैसे f x -1 x 0 x 1, और उसके बाहर ये समेशन x का लगा रहेगा। अब ये समेशन x इन तीनों पे जा करके हम लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये हो गया 0 to 1 एफ एक्स वाई x -1 एफ एक्स वाई x 0 x 1। अब क्या होगा कि ये सम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये सम भी ऐड हो जाएगा, और तब ये हो गया 0 -1। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू है 1, तो 1 -1। इस सम को जब एक्सपेंड किए तो 0 0 और 1 0। इसको एक्सपेंड किए तो 0 1 और 1 1। अब आप इसकी वैल्यू ये ज्वाइंट फंक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वहां से जाकर के हमने देखा तो इसके लिए आया 1/8, इस 1 -1 के लिए 1/4, 0 0 के लिए 0 वैल्यू है, रिमेनिंग हमने पुट कर दिया और इसको सम किया तो 1 मिल गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा ज्वाइंट ये फंक्शन था, टू डायमेंशनल फंक्शन, ये दोनों शर्तों को फुलफिल कर रहा है, लिहाजा हम कहेंगे कि यह प्रोबेबिलिटी फंक्शन है नंबर 1। और चूंकि ये डिस्क्रीट फंक्शन है, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थियरी में कि यह ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है।
क्योंकि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो कुल 5 पॉइंट के ऊपर आके कंसंट्रेट हो गई है। इन्हीं 5 पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी का पूरा भार है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। और जनरली आप बुक्स में पाएंगे कि लोग इसे पी लेटर से दिखाते हैं। हमने कंफ्यूजन न हो इसलिए एफ दिखाया कि आपको ये सिमिलरिटी पता चल जाए कि आप कुछ भी दिखा सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि if function is probability function then obtain marginal probability function of x and y। अब अगर आपके पास कोई ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो आप उससे जिनका जिनका वो ज्वाइंट फंक्शन है उनका इंडिविजुअल फंक्शन निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए तरीका क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इस फंक्शन से हम x का फंक्शन बना दें तो लॉजिक क्या होगी कि इसमें से y को खत्म कर दीजिए। y खत्म कब होगा? जबकि y की वैल्यूज के लिए इस फंक्शन को जोड़ दीजिए। तो जब आप y की वैल्यूज के लिए इस फंक्शन को जोड़ देंगे तो इस फंक्शन में फिर बचेगा कौन? केवल x। तो वो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। तो हमने डिनोट किया कि x के फंक्शन को हम f(x) बोलेंगे, y के फंक्शन को f(y) बोलेंगे। अगर आप इससे g बोलते हैं और इसको h बोल दें तो आपको ये सफिक्स में xy लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब इसको निकालने के लिए जो मैथमेटिकल हमारा डिफिनीशन है वह क्या है कि आप ज्वाइंट फंक्शन को जोड़ दीजिए। जैसा हमने कहा, किसके लिए जोड़ दीजिए? जिसका कि आप इस फंक्शन से जिसको गायब करना चाहते हैं। चूंकि आप x का फंक्शन बनाना चाहते हैं इसलिए y अक्षर को गायब करना चाहते हैं। तो आप इसको फंक्शन को y के वैल्यूज के लिए जोड़ दीजिए। और फिर y की वैल्यूज कहां से कहां तक है? -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। लेकिन चूंकि y की तीन ही वैल्यू के लिए हमें ये फंक्शन नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, अदरवाइज जीरो दे रहा है, इसलिए हमने इसकी तीन वैल्यू ली -1, 0 एंड 1। और इसलिए हमने इस फंक्शन को जोड़ दिया तो हमको ये मिल गया। अब देखिए इसमें कहीं y नहीं दिख रहा है, न तो यहाँ y है, न तो यहाँ y है, न तो यहाँ y है। अब ये फंक्शन जब जुट जाएगा तो x का फंक्शन बन जाएगा और इसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मास फंक्शन क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा डिस्क्रीट फंक्शन है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? तो अब हम इसकी वैल्यू तभी पाएंगे जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करें, तभी इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। अब x की हमारे पास दो वैल्यू है, एक है 0, एक है 1। अब जब 0 पुट करेंगे तो इसकी एक वैल्यू मिलेगी और जब 1 पुट करेंगे तो इसकी दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि दिस इज इक्वल्स टू 0 - 1 0 0 0 1 if x is equals to 0। और अगर x is equals to 1 then it will be like this f 1 - 1 और 1 0 और 1 1। अब इसकी दो वैल्यू मिलेंगी फंक्शन की। अब आप यहाँ से बाईवेरिएट फंक्शन में से या ज्वाइंट मास फंक्शन में जाएं और इनकी वैल्यू लाके रख दीजिए। और जब हमने रखा तो ये मिला 1/8 + 0 + 1/8 और ये 1/4 1/4 1/4 और ये आपको x is equals to 0 और x is equals to 1 के लिए मिला। आप इन दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह x is equals to 0 के लिए है ये वैल्यू, x is equals to 1 इसमें नहीं घुस जाएगा। इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं अब आप फंक्शन को लिखने के लिए। अब आपका फंक्शन टुकड़ों में रहेगा। और इस तरह से ये आया 3/1/4 और 3/4। यह भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो यह भी दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। कौन दो कंडीशन? कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी। नंबर 2 कि इस फंक्शन को जोड़ेंगे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x तो इसका जोड़ 1 मिलेगा। अब इसमें एक चीज और यहां डाला जा सकता है कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 इफ x टेक्स अदर वैल्यू। तो अब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? यूनिवेरिएट फंक्शन। अब इसमें आपको दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं देनी है फंक्शन की वैल्यू पाने के लिए। अब कोई पूछे f(x3) तो आप बोलोगे 0।
क्योंकि बाकी के लिए यहाँ 0 वैल्यू है। एफ एक्स 0.5 तो आप बोलोगे 0, एफ एक्स 1 तो 3/4। तो इसको कहेंगे कि अब ये यूनिवेरिएट फंक्शन बन गया, और इसे अब हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर आपको y का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, ज्वाइंट फंक्शन में से x को खत्म कर देंगे, मतलब कि x की वैल्यूज के लिए ज्वाइंट फंक्शन को जोड़ देंगे तो आपको y का फंक्शन मिल जाएगा। चूंकि x की दो वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन नॉन नेगेटिव दे रहा है, तो हमने जैसा पीछे किया वैसा ही यहाँ पर भी किया, इस फंक्शन को एक्सपेंड किया। अब ये फंक्शन y की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जोड़ अलग अलग आएगा। अब y की तीन वैल्यू है -1, 0 और 1। इन तीनों के लिए इसका सम मैंने लिखा मैथमेटिकल फॉर्म में, और इसके बाद फंक्शन में गए और देखे कि किसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा फंक्शन दे रहा है, और उसके आधार पे हमको ये मिला कि अगर एक्स वाई बराबर -1 है तो 3/8, 0 है तो 1/4 और 3/8 अगर 1 है तो। अब चूंकि हमको दो वैल्यू के लिए एक ही प्रोबेबिलिटी मिल रही है, तो हमने इस फंक्शन को अब इस तरह से लिख दिया, 3/8 if y is equals to -1 and 1 and 1/4 y is equals to 0। फिर में से एक गलती हो गई है, यहाँ एक टर्म और डालना था कि fy is equals to 0 if y takes any other value on the real line, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का रेंज हमेशा रियल लाइन होता है इन जनरल। अब आपको क्या क्या मिल गया, आपको मार्जिनल मिल गया, आपको दोनों का आप मास फंक्शन दोनों वेरिएबल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप निकालो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वाई, एक्सपेक्टेशन एक्स वाई, और ये बहुत सारी चीजें निकाली गई है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है ये आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, और मैं बस निकालने का तरीका आपको बताता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियो मैं इस पे डालूं एक्सपेक्टेशंस पे, जिसपे कि कुछ क्वेश्चंस करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिससे कि आपको इसकी मीनिंग समझ में आए। लेकिन फिलहाल अभी आपके टीचिंग पर्पज से, आपके क्लास पर्पज से मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, जो आप पढ़ के आए हैं उसी बेसिस पे। तो जब आपको किसी भी रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकालना होता है, इसका मतलब है कि मीन निकाल रहे हैं। और डिफिनीशन कहती है कि जब आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है तो उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू में उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए फॉर ऑल पॉसिबल एक्स, मतलब कि पूरे एक्स के रेंज में। तो इसको हमने लिखा x इंटू एफ एक्स, और यहाँ पे रेंज होना चाहिए x बराबर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि हमको जो हमारा मास फंक्शन, ये जो मार्जिनल मास फंक्शन है, ये केवल हमको दो ही वैल्यू पे नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, वह है x बराबर 0 और x बराबर 1। इसलिए हमने बाकी को नहीं लिखा। अब हमने इसको एक्सपेंड किया, x की पहली वैल्यू लिया 0, 0 इंटू एफ 0 प्लस दूसरी वैल्यू 1 इंटू f1। अब हम गए कहां पर, मार्जिनल मास फंक्शन में एफ एक्स एक्स में। एफ एक्स एक्स हमने यहाँ निकाला हुआ है 1/4 और 3/4 अगर 0 और 1 है तो। और फिर यहाँ से हम आकर के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए 1/4 और 3/4, और इसको सॉल्व कर लिए तो आ गया 3/4। तो हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल x का मीन या एक्सपेक्टेशन 3/4 है। ये मीन क्यों कहते हैं, इसलिए कि जब हम किसी वैल्यू में उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जोड़ करके टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग देते हैं तो मीन कहते हैं। यहां भी देखिए हम वैल्यू में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग, और जोड़ दे रहे हैं, और इसमें अगर हम इस टोटल प्रोबेबिलिटी से भाग दे दें तो मीन के ही फॉर्म में हो जाएगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी चूंकि हमेशा 1 होनी है, इसलिए इसमें डिनोमिनेटर नहीं निकालते हैं। सिमिलरली आप y का मीन निकाल सकते हैं, y इंटू ऑफ वाई, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उसे रिड्यूस कर सकते हैं
3 पॉइंट पर -1 to 1, सो -1 0 एंड 1, और इसको एक्सपेंड किया और इसकी जब वैल्यू पुट किया तो हमें मिला एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वह है एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई, प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन। अब अगर ये प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि दो रैंडम वेरिएबल के प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन उनके इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन के बराबर हो जाता है, बशर्ते कि वो इंडिपेंडेंट हो। चूंकि हमको यहाँ मालूम नहीं है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, अगर मालूम रहता तो मैं 0 इंटू 3/4 कर देता तो मैं एक्सपेक्टेशन x इंटू वाई पा जाता। लेकिन चूंकि हमें ये पता नहीं है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, लिहाजा हम इसे निकालना चाह रहे हैं। अब निकालने का तरीका क्या होगा कि इस प्रोडक्ट में ये इसके जो, अब ये प्रोडक्ट दो वेरिएबल का हो गया, तो अब जब इसका मीन निकालेंगे तो इसमें इनके हर पेयर में, पेयर से प्रोडक्ट निकलेगा, तो हर पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ उस पेयर का प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू निकाल के रखेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी ये दोनों अलग चीज है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिस्क्रीट केस में तो प्रोबेबिलिटी ही होगी, 0 से 1 के बीच की होगी, लेकिन कंटिन्यूअस केस में बड़ी भी हो सकती है। तो फंक्शन की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस है, लेकिन अगर डिस्क्रीट है तो दोनों सिमिलर रिजल्ट देते हैं। तो हमको क्या करना है कि इनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और साथ साथ इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर ऐसा करके दोनों वेरिएबल के रेंज पे जोड़ देना है, मींस पेयर्स पे जोड़ देना है। अब जोड़ने के लिए फिर थोड़ी मैथमेटिक्स लगाया हमने क्या किया, पहले इस समेशन को एक्सपेंड किया तो हुआ -1 इंटू वाई एक्स इंटू -1 एफ एक्स वाई एक्स -1 पहला टर्म। अब क्या किए, y की जगह पे 0 रख दिए, तो 0 इंटू एक्स इंटू एफ एक्स वाई एक्स 0, और इसी तरह से y की तीसरी वैल्यू रखे, और फिर इस समेशन को इन तीनों सम पे अलग अलग किए तो आपको ये चीज मिला। अब हर सम ये खुलेगा तो यहां से ये जो सम है ये दो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, यह भी दो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी दो सम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो अब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलने लगेगी। तो हमने इनको कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिला कि -1 इंटू 0 इंटू एफ 0 -1। अब ये चूंकि 0 और -1 मल्टीप्लाई है तो ये 0 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 1 और फिर एफ 1 -1। अब जो जो मैंने रेड दिया है इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जो ब्लैक वाले हैं इन्हीं की वैल्यू निकलेगी, और ये जो वैल्यू आपको मिलेगी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये भी आपने निकाल लिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन एक्स एक्सपेक्टेशन वाई को मल्टीप्लाई करते तो भी 0 आ रहा था, तो हम काहे को इतना मेहनत किए? हम इतना मेहनत इसलिए किए कि हमको ये नहीं पता था कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। अब प्रश्न है कि क्या इंडिपेंडेंट होंगे, तो आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकाला जाए। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जब हम रैंडम वेरिएबल का निकालते हैं तो उसकी डिफिनीशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये जो भी एक्सपेक्टेशन है ये हम लोग तभी निकालते हैं जबकि इनका सम एग्जिस्ट करे। अब हमने ये सारी वैल्यू निकाल रखी है क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। वहां से जाकर के आप ये वैल्यू लेकर के देख लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई 0 आया है, इंटू -3/4 क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 3/4 आया है, इंटू 0 एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई 0 आया है, इसलिए कोवेरिएंस 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल अनकोरिलेटेड हैं। आप इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग आगे देखेंगे, और हमारे ख्याल से आप जान रहे हैं कि नहीं कह सकते। एंड नेक्स्ट है कि सिग्मा स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल एक्स का वेरिएंस क्या है। हमने रैंडम वेरिएबल एक्स का मीन निकाल लिया, हमने रैंडम वेरिएबल एक्स का
वेरिएंस निकालने जा रहे हैं और ये सभी यूनिवेरिएट वैल्यूज हैं। कहां से निकलेंगी? मार्जिनल से। अब जो डिफिनीशन है वह क्या कहता है कि आप x माइनस एक्सपेक्टेशन x के होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए। मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 3/4 के स्क्वायर का निकाल लीजिए। अब एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या है कि आप जिसका एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हो पहले समेशन लिखो और फिर उसको लिख दो। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल x हमें लिखना चाहिए था, मैं कैपिटल X टाइप करने में एरर हो गया है। एक्सपेक्टेशन जब रहेगा तो कैपिटल रहेगा और जब सम करने जाएंगे तो वैल्यूज हो जाती हैं, तो यहाँ स्मॉल x नोटेशन में आना चाहिए था। तो अब क्या हुआ कि हमने x माइनस 3/4 का स्क्वायर लिख दिया और सम लगा दिया। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है इसके प्रोबेबिलिटी से, फंक्शन से। अब हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो नहीं है, किसका? x माइनस 3/4 के स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो नहीं है। हाँ, x का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो हमने क्या किया कि x के प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास किसी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और आप उस रैंडम वेरिएबल के फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकालना चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने पास रखें। आप जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल है उसी के प्रोबेबिलिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह काम केवल एक्सपेक्टेशन में। तो हमने यहां लिख दिया। इसके बाद अब मैं x के लिए इनको तोड़ दिया सम को, तो ये हमारा हो गया 0 माइनस 3/4 स्क्वायर f0 प्लस 1 माइनस 3/4 स्क्वायर f1 और फिर ये 9/4 और इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/60। तो ये हमने क्या किया, डायरेक्ट निकाल दिया डेफिनेशन से। एक और तरीका आप लोग बार बार निकालते हैं जब आप एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, वह क्या है कि पहले आप सेकेंड रॉ मोमेंट निकाल लें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाले रहते हैं, फिर आप उसे माइनस कर लें। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, और फिर उसी तरह से हमने सॉल्व किया और ये आया 3/4। फिर सिग्मा स्क्वायर एक्स हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी आपका 3/4 आया था, तो सो इट इज 9/16, तो 3/16, और यहाँ भी हम लोगों ने पाया है 3/16। तो आप जिस मेथड से आपको सहूलियत लगे उस मेथड से निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमने वेरिएंस ऑफ y भी निकाला, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया सम में, समेशन में, और ये चूंकि मीन इसका 0 था तो ये सीधे के सीधे y के सेकेंड रॉ मोमेंट के बराबर आ गया, और ये हमने सॉल्व किया तो ये आया 3/4। अब है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स वाई के बीच में कितना होगा, रैंडम वेरिएबल एक्स वाई के बीच में कोरिलेशन। तो हमारी डिफिनीशन वहां भी वही एग्जिस्ट करेगी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, और चूंकि कोवेरिएंस 0 है इसलिए ये 0 हो गया। आप कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल अनकोरिलेटेड हैं। नेक्स्ट है कि बी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई की कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोवेरिएंस 0 है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पूछे आपसे कि रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई क्या हुआ, इस एग्जांपल में रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई क्या हुआ, तो आप कहोगे कि xp इज इक्वल्स टू x बार प्लस 0 एंड x बार इज इक्वल्स टू 3/4, तो xp इज इक्वल्स टू 3/4 means regression line is parallel to y-axis and it cuts x-axis at distance 3/4 from the origin. Similarly, अगर आप by(x) निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब है कि दूसरी रिग्रेशन लाइन y एंड x भी पैरेलल है, और किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, और यह कहां कट करेगी y एक्सिस को, तो 3/4 पर।
हाँ 3/4 इसका मीन, y का मीन जो भी आया हो, मुझे याद नहीं आ रहा है कि y का मीन कितना आया है। एक्सपेक्टेशन y का मीन जो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ y 0। हाँ, तो इसका मतलब है कि y बार भी 0 है, तो y बार 0 है, बी वाई एक्स भी 0 हो गया, तो वाई पी बराबर कितना हो गया? 0। तो वाई पी बराबर 0 कहाँ मिलेगा? एक्स एक्सिस पर। तो ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं? एक्स एक्सिस पर ही कट कर रही हैं। और किस पॉइंट पर? 3/4 और 0 पर। ये चीज मैंने लिखी नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप वीडियो पढ़ें तो वीडियो को पूरा सुने, तभी आपको इसमें के हर पॉइंट मिलेंगे। हो सकता है कि अगर आप स्किप करके पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आपको छूट जाए। अब है कि कैन वी से दैट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट? तो हमने देखा कि एक्स एक्सपेक्टेशन एक्स वाई बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू वाई और कोरिलेशन 0। बट हम एक्स वाई को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट तब होल्ड करता है जबकि हम पहले से जानते हो कि ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। तो ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। हो सकता है कि ये 0 मिले और ये इंडिपेंडेंट नहीं हो। तो कैसे हम जानते हैं कि बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है? तो उसके लिए है कि अगर उनका ज्वाइंट फंक्शन, ज्वाइंट मास फंक्शन उनके इंडिविजुअल मास फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है। अब देखिए, ज्वाइंट मास फंक्शन हमारी दो वैल्यू ले रहा था, 1/8, 1/4, 5 पॉइंट पर। और जो हमारा इंडिविजुअल मास फंक्शन है एक्स का, ये दो वैल्यू ले रहा है 2 पॉइंट पर, और वाई तीन वैल्यू ले रहा है, दो वैल्यू ले रहा है 3 पॉइंट पर। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करें? तो मल्टीप्लाई करने के लिए जहां जहां ये फंक्शन नॉन, ये जो फंक्शन है ज्वाइंट फंक्शन, जहां जहां नॉन जीरो वैल्यू ले रहा है, जिन जिन कोऑर्डिनेट्स पर, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देखते हैं और उन्हीं के मार्जिनल में जाकर के एक्स और वाई के इंडिविजुअल फंक्शन से देखते हैं वैल्यू और प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे हमने लिया कि 0-1 पे ये फंक्शन 1/8 दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक्स के फंक्शन में जाएंगे और 0 पर देखेंगे क्या वैल्यू है, और वाई के फंक्शन में जाएंगे -1 पे देखेंगे क्या वैल्यू है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इतना आ गया तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर तो हमें इंडिपेंडेंट मिल रहा है। अगर मिल गया तो हम आगे के सभी पॉइंट पर चेक करेंगे, किसी भी पॉइंट पर नहीं मिला तो हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे F0 और F-1 तो 1/4 और 3/8, और ये 1/8 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम कहेंगे कि fxy 0-1 is not equals to fx0 and this, hence they are not independent। अगर किसी पेयर के लिए मिल जाता है तो हम बाकी पेयर के लिए भी देखेंगे, बचे पेयर के लिए, और जैसे ही कि किसी पेयर के लिए नहीं मिला तो हम कहेंगे दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने पाया कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप इसी को टेबुलर अप्रोच में देखें तो आप इसको जो ज्वाइंट फंक्शन दिया हुआ था उसके टेबल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू 0 और 1, वाई की तीन वैल्यूज थी -1, 0 और 1, और ये जो प्रोबेबिलिटी थी 0 और -1 पे 1/8, 1/8, 0 और 1 पे, और ये जो ज्वाइंट फंक्शन था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ अंदर लिखी हुई है, और बाकी के लिए भी क्रॉस है जिनका वैल्यू यहाँ नहीं लिखा गया है। अब अगर आप y की हर वैल्यू के लिए इस फंक्शन को जोड़ दें, तो अब देखिए मैंने इसको जोड़ा, दिस प्लस दिस प्लस दिस 1/4, फिर दिस प्लस दिस प्लस दिस 3/4। तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा? x का, क्योंकि x के 0 के लिए कुछ मिलेगा, x1 के लिए कुछ मिलेगा, और y के लिए हमने जोड़ दिया, तो अब इसको बोलेंगे मार्जिनल फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली आप इसे कॉलम में जोड़ करके मार्जिनल ऑफ वाई पा सकते हैं।
तो हमने इसी से ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ लिख दिया, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, वाई की वैल्यू लिखा और उसकी प्रोबेबिलिटी लिखा। इसका जोड़ 1 आ जाना चाहिए क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। अब अगर आपको इसका मीन निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो वाई की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसको जोड़ दीजिए, आपको मीन निकल जाएगा। अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर पहले निकालिए, तो इसका स्क्वायर करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख करके जोड़ लीजिए और फिर मीन का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे केवल एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाला है, वेरिएंस नहीं निकाला है। सिमिलरली आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। ये दोनों रो केवल फर्स्ट और सेकंड रो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं और बाकी दोनों रो है इसमें मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ताकि हम वेरिएंस ऑफ वाई जान जाए। सॉरी, यहाँ पे नोटेशन गलत लिखा गया है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ टाइपिंग एरर हो गई है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा, यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। इसे आप ध्यान दें। और चूंकि मैं इस वीडियो में जो बनाते समय करेक्शन नहीं कर सकता, इसलिए इसे आपको एज सच समझना चाहिए कि यहाँ एक्स लिखा हुआ है। अब रही बात एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इस टेबुलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं, तो करते क्या है कि हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू है, वाई की 3 वैल्यू है और ये इनकी प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1/8 और लाइक दैट। अब एक्सपेक्टेशन एक्स वाई निकालने के लिए हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। इस सेल के लिए 0, -1 जो भी आया उसमें प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये काम हर पॉसिबल पेयर के लिए कर लेंगे जहां जहां की ये हमारे पेयर नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन की। और इसके बाद ये जब निकल जाएगा तो हम पूरा सम कर लेंगे, पूरा का पूरा, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। सम करने के लिए है कि या तो आप पहले इधर से जोड़ लीजिए और इधर से जोड़ने के बाद आप ऐसे जोड़िए। इसी को बोलते हैं, जब आपने ऐसे जोड़ा तो आपने समेशन वाई किया और समेशन एक्स को बाहर रखा, और जब आपने इसको जोड़ दिया तो आपने समेशन एक्स को भी सब पे लगा करके फाइनल नंबर पा लिया। तो इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को ये आसान लगता है। और तो मैंने इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, कैसे मार्जिनल निकालेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पहचानेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, फंक्शन डिस्क्रीट है कि नहीं ये कैसे पहचानेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है क्या, मास फंक्शन है कि नहीं हमारा फंक्शन, ये कैसे जानेंगे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन आप कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस और कोवेरिएंस कैसे निकालेंगे रैंडम वेरिएबल के लिए, और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे। और एक छोटी सी बीच बीच में हमने आइडिया दी आपको कि रिग्रेशन लाइन आपको इस एग्जांपल की सिचुएशन में कैसी दिखाई देगी। तो अब हम अपना वीडियो यहाँ पे बंद करते हैं और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो पुनः मेरा अनुरोध है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वाकई कुछ लर्न करना चाहते हैं तो ये किसी पिक्चर का वीडियो नहीं है, ये टीचिंग वीडियो है। तो आप इस पिक्चर को वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीजें जो बीच में बोल जाता है टीचर, वो आप मिस कर जाएंगे। तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा हो सकता है कि आपका डाटा कार्ड भी ज्यादा लग जाए, बट अगर आपको लर्न करना है तो आप पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच एंड वॉच द वीडियो एंड कीप watching the channel. Thank you. Thanks a lot.